सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए सी लैंग्वेज का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, बजरनी स्ट्रॉप्स, जेम्स ए गोजलिंग, डेनिस रिची, डॉक्टर ई.एफ. कॉड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप करा था, इसीलिए हम फादर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस रिची को कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। आपको बताना है सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। आप वीडियो को पॉज करके अपने से भी आंसर कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन सी। आपको बताना है कि सी प्रोग्रामिंग में कितने टाइप्स के लूप होते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। 3 टाइप्स के लूप होते हैं सी लैंग्वेज में, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। हमारा फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूजर डिफाइंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंटफ, स्कैनफ, मेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेन फंक्शन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेन फंक्शन में जो भी लॉजिक लिखना होता है उसके लिए यूज़र रिस्पॉन्सिबल होता है, यूज़र लॉजिक लिखता है, इसीलिए मेन फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉइड ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी। हमारा जो वॉइड टाइप का डेटा टाइप होता है वो कितने बाइट्स की मेमोरी लेता है। आपको बताना है, चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, 0, 1, 2, 4। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। वॉइड डेटा टाइप कोई मेमोरी नहीं लेता, 0 बाइट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सी वी यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट। सी लैंग्वेज में अगर आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो आप क्या यूज़ करेंगे। सी इन एंड सी आउट, इनपुट एंड आउटपुट, स्कैनफ एंड प्रिंटफ या फिर बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। हम स्कैनफ फंक्शन का इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंट डेटा टाइप। आपको बताना है हम जो इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं उसका रेंज क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, -32,768 टू 32,767। ये हमारा इंट डेटा टाइप का करेक्ट रेंज है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कैर डेटा टाइप। यहाँ पे कैर डेटा टाइप भी एक बेसिक डेटा टाइप है, इंटीजर की तरह ही। आपको बताना है कि इसका बेसिक रेंज क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, -128 टू +127। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। आपको बताना है सी लैंग्वेज को किस ईयर में बनाया गया था। चार ऑप्शन है, 1979, 1972, 1991 या फिर 1995। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी। आपको बताना है सी किस तरह का लैंग्वेज है। चार ऑप्शन से आपके सामने, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। सी लैंग्वेज को हम प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर %c इज यूज्ड फॉर विच डेटा टाइप। हम जो फॉर्मेट आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं %c, वो किस डेटा टाइप की वैल्यू के लिए करते हैं। चार ऑप्शन से, इंट, डबल, कैर या फिर फ्लोट। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कैर डेटा टाइप के लिए हम %c फॉर्मेट आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है साइज ऑफ इज ए। क्या है साइज ऑफ, फंक्शन है, वेरिएबल है या फिर फंक्शन वेरिएबल दोनों है या ऑपरेटर है। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो कि किसी भी डेटा टाइप के साइज को फाइंड करने के लिए हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर। ब्रेक स्टेटमेंट का हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, कोई लूप इटरेशन से बाहर निकलने के लिए, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। आपको अगर किसी भी इटरेशन से बाहर निकलना हो तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, फिर चाहे लूप के इटरेशन से बाहर निकलना हो या फिर स्विच स्टेटमेंट में भी अगर आपको केस टर्मिनेट करने हो। तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ क्विट द करंट इटरेशन। ठीक है, करंट सिचुएशन से आपको बाहर कर देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन? क्या आप सी लैंग्वेज में बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं? 4 ऑप्शन से यस, नो, एरर आएगा या फिर कह नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, हम विदाउट मेन फंक्शन भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल नोट ऑपरेटर? 4 ऑप्शन से आपके सामने, तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इसी ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल नोट ऑपरेटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा बेसिक क्वेश्चन से जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल? आपको बताना है लोकल वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0, 1, गार्बेज या फिर नल? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, गार्बेज वैल्यू होता है लोकल वेरिएबल का। गार्बेज वैल्यू मतलब कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रैंडम इंटीजर नंबर, वो कुछ भी हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल का क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन से 0, नल, गार्बेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, स्टैटिक वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिटर्न ए वैल्यू? 4 ऑप्शन से आपके सामने, वॉइड, इंट, नल या फिर कैर। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, वॉइड हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर आप वॉइड टाइप का कोई फंक्शन बना देते हैं तो उसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न आप नहीं करा सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज कॉन्स्ट बेटर देन हैज़ डिफाइन? मतलब क्या हमारा कॉन्स्ट मैक्रो से बेटर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यस, नो, कैन नॉट से या फिर नन। तो यहाँ पे हमारा यस करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉन्स्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मैक्रो यूज़ करते हैं जो हैज़ डिफाइन स्टेटमेंट से स्टार्ट होते हैं, इनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा कॉन्स्ट करेक्ट आंसर होगा, किसी भी वैल्यू को परमानेंट कांस्टेंट रखने के लिए। 20th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, कैन वी असाइन नल ऑन वॉइड पॉइंटर? क्या हम वॉइड पॉइंटर में नल को असाइन कर सकते हैं? 4 ऑप्शन से यहाँ पे आपके सामने, मैंने रिसेंटली ही इसके वीडियो कवर किए हैं, अगर आपने देखा होगा तो आपको आंसर ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा यस, हम वॉइड पॉइंटर में नल को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम नल असाइन कर देंगे तो वो पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन मीन्स? जो हम फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है? नेम ऑफ फंक्शन, पैरामीटर ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑल। ठीक है, अगर हम कोई भी फंक्शन का प्रोटोटाइप देते हैं तो उसमें नेम भी होगा, पैरामीटर भी होगा और इसी को डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑल में करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोट। यहाँ पे एक एरे मैंने बनाया है A15। ठीक है, आपको बताना है इस एरे का साइज क्या है। तो A15 में कितने एलिमेंट्स है एरे में? 0 से लेके 14। ठीक है, मतलब 15 एलिमेंट है। और फ्लोट जो हमारा डेटा टाइप है इसमें 4 बाइट्स मेमोरी मिलती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 60 बाइट्स। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हुआ 60 बाइट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर बट नॉट इनिशियलाइज कंटेन? अगर कोई वेरिएबल जो कि आपने डिक्लेयर करा मतलब उसे बनाया लेकिन उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करा, तो वो वेरिएबल क्या वैल्यू लेगा? 0 लेगा या फिर ब्लैंक स्पेस जनरेट करके आपको देगा, गार्बेज वैल्यू पुट कर लेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट होगा, गार्बेज वैल्यू ले लेगा अगर आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज नहीं करते हो, क्योंकि वो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टोरेज क्लास। यहाँ पे 4 स्टोरेज क्लास दिए गए हैं, ऑटो, एक्सटर्न, डायनेमिक, रजिस्टर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक है जो वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। डायनेमिक नाम का कोई स्टोरेज क्लास सी लैंग्वेज में नहीं है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक इन सी लैंग्वेज। जो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में वो किस तरह का स्टेटमेंट है? कंडीशनल स्टेटमेंट है, जंप स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है, या फिर इन सभी, ये सब। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट है, जहाँ भी हम यूज़ करते हैं वहीं से हमारा प्रोग्राम क्या करता है? ब्रेक कर जाता है, यानी करंट इटरेशन से बाहर कर देता है, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन में आपको बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। हम जो लोकल वेरिएबल बनाते हैं उस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? पूरे प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम, या फिर विद इन ब्लॉक और फंक्शन, जिस भी ब्लॉक या फंक्शन में बनाते हैं वहीं तक रहता है, या फिर केवल मेन फंक्शन तक, या फिर इन तीनों में से सही सभी आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। लोकल वेरिएबल को आप जिस भी ब्लॉक या फिर फंक्शन में बनाते हैं इसका लाइफ टाइम और स्कोप उसी ब्लॉक या फंक्शन तक ही रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड बाय ए पॉइंटर वेरिएबल। अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल किसी भी एड्रेस को होल्ड करके रखा है तो उस एड्रेस के वैल्यू को शो कराने के लिए हम पॉइंटर में किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं? 4 ऑप्शन से आपके सामने। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या करता है? जो भी एड्रेस पॉइंटर के पास होता है उस एड्रेस का वैल्यू हमें प्रिंट करा के दे देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप शेयर इट्स मेमोरी ईच अदर। इनमें से कौन सा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो अपनी मेमोरी को आपस में शेयर करता है? स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, या फिर एरे। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा यूनियन। यूनियन में क्या होता है? जो भी बिगेस्ट मेंबर होता है उसी के लिए मेमोरी बनती है, उसके बाद जितने भी स्मॉलेस्ट मेंबर होते हैं वो सभी आपस में मेमोरी एक के बाद आपस में शेयर करते हैं, लेकिन मेमोरी एक टाइम में एक ही को मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा विच प्रीडिफाइंड फंक्शन इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स। अगर आपको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो आप कौन सा प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे? strcpy, strcat, strrev, या फिर strcmp। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। strcmp एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिन्हें हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल printf एंड scanf आर लोकेटेड। printf और scanf फंक्शन किस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में पहले से ही लोकेट किए गए हैं? conio.h, string.h, math.h, या फिर studio.h। यहाँ पे हमारा डी नंबर studio.h करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और printf और scanf फंक्शन का हम इनपुट आउटपुट के लिए ही यूज़ करते हैं, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी प्रिंट नॉर्मल वेरिएबल इनसाइड स्टैटिक फंक्शन। क्या हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा नो। आप किसी भी स्टैटिक फंक्शन में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वे टू कॉलिंग ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आप किसी भी फंक्शन को कितने टाइप से कॉल कर सकते हैं? 2, 3, 4, या फिर 1। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा 2। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू, सेकंड होता है कॉल बाय रेफरेंस। यही दो मेथड है किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मेमोरी एफिशिएंट। आपको बताना है इनमें से कौन एक है जो मोर मेमोरी एफिशिएंट है? स्ट्रक्चर यूनियन, या फिर स्ट्रक्चर यूनियन दोनों, या फिर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यूनियन मोर मेमोरी एफिशिएंट है स्ट्रक्चर से। क्यों? क्योंकि यूनियन में एक ही बार मेमोरी बनती है, बिगेस्ट मेंबर के लिए सभी मेमोरी को आपस में शेयर कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ यूनियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑपरेटर टू कंपेयर टू वेरिएबल्स। अगर आपको दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना हो तो
इनमें से कौन सा करेक्ट ऑपरेटर रहेगा आपके लिए, इक्वल, नॉट इक्वल या फिर इक्वल आप टाइप करेंगे, या फिर डी नंबर में इक्वल इक्वल। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। इक्वल इक्वल ही हमारा दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए करेक्ट ऑपरेटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कमेंट। जो भी हम कमेंट यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स के बीच में किसी को समझाने के लिए, आप खुद के समझने के लिए, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कमेंट है जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का कमेंट करेक्ट है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इन 5 एलिमेंट्स। अगर आपके एरे में 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो उसका लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, 5, 0, 3 या फिर 4। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। लास्ट इंडेक्स हमारा 4 होगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 5 एलिमेंट्स रहेंगे, तो 0 से लेके 4 में हमारा 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड। अगर हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो पैरामीटर्स देते हैं फंक्शन में, उस पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल, फॉर्मल, वैल्यू या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। हम कॉलिंग के टाइम जो भी पैरामीटर्स फंक्शन को देते हैं या फिर फंक्शन से पास करते हैं, वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है। हम एक्चुअली में वैल्यू या फिर कोई वेरिएबल पास कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लूप आर वाइल एंड फोर। आपको बताना है वाइल लूप एंड फोर लूप किस तरह का लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, या फिर इनमें से दोनों या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। वाइल लूप और फोर लूप दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि इनकी बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले ही हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, फिर लूप बॉडी में एंटर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर। जो स्पेस कैरेक्टर होता है उसका आस्की वैल्यू क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन है, 32, 0, 65, 255। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 32 हमारा आस्की वैल्यू होता है स्पेस कैरेक्टर का। 40 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, लॉजिकल एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस। अगर आप लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो आपका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, एक्सप्लिसिट, गार्बेज, बूल या फिर स्टैटिक। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। लॉजिकल एक्सप्रेशंस में हमेशा रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में आता है। ट्रू फॉल्स हमारा बूल टाइप के वैल्यू में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ इंट ए इक्वल टू 5 डिवाइड 2। अगर हम किसी 5 को 2 से डिवाइड कर देते हैं इंटीजर डेटा टाइप के साथ, तो क्या वैल्यू रिटर्न होगा, 2.5, 2.0, 3 या फिर 2। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हमें रिजल्ट में सिर्फ 2 प्रिंट होगा, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है, तो फ्रैक्शन के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे इग्नोर कर दिया जाएगा और केवल एक रियल नंबर ही, नेचुरल नंबर ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट हाउ द वैल्यू आर पास्ड टू द फंक्शन। हम फंक्शन से बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह की वैल्यू या फिर कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं। 4 ऑप्शन से, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय पॉइंटर या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। हम कॉल बाय वैल्यू यूज़ करके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन से वैल्यू पास कर सकते हैं, पास करते भी हैं। आपने अगर प्रोग्राम्स किए होंगे तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट। आपको बताना है सी लैंग्वेज कहाँ डेवलप किया गया था। 4 ऑप्शन से यहाँ पे AT&T's बेल लैब, सन माइक्रो सिस्टम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीफोनिक बेल लैब में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, जिसे हम AT&T's बेल लैब कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एडिटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सी लैंग्वेज में हम जो हाई लेवल में प्रोग्राम्स लिखते हैं उसे मशीन लैंग्वेज में हम कंपाइलर के हेल्प से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, सी वाज प्राइमरीली डेवलप्ड एज सिस्टम प्रोग्रामिंग, जनरल पर्पस, डेटा प्रोसेसिंग या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था, जिसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व कीवर्ड फॉर सी। आपको बताना है इनमें से कौन एक है जो कि रिजर्व कीवर्ड नहीं है सी लैंग्वेज में। ऑटो, केस, मेन या फिर डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। मेन हमारा कीवर्ड नहीं है सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। अगर आप किसी भी वेरिएबल को बनाते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक है जो कि इनवैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन से आपके सामने, अंडरस्कोर, आइडेंटिफायर का नेम यानी वेरिएबल का नेम ए, नंबर या उसके बाद वेरिएबल का नेम, या फिर बीच में ए अंडरस्कोर बी, या फिर A1। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर इनकरेक्ट होगा, यानी बी नंबर हमारा आंसर सही होगा। ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। आप कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते, और स्पेशल सिंबल में आप केवल अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के जस्ट पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन। आपको बताना है इनमें से कौन एक फंक्शन है जो सी लैंग्वेज के हर एक प्रोग्राम्स में होता है। सिस्टम, स्टार्ट, मेन फंक्शन या फिर गेट सी एच फंक्शन। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे सी लैंग्वेज के हर एक प्रोग्राम्स में होना कंपलसरी होता है, और होता भी है। अगर आप प्रोग्राम्स बनाते होंगे तो आप सबसे पहले मेन फंक्शन ही लिखते होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप। यहाँ पे चार हमने टाइप दिए हैं, डबल, इंट, कैर, रियल। तो आपको बताना है कि हम किस तरह की वेरिएबल को नहीं बना सकते। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हम कोई भी रियल टाइप का वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि रियल कोई डेटा टाइप नहीं होता सी लैंग्वेज में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 50 नंबर पे है, विच लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपका कंडीशन फॉल्स रहता है फिर भी ऐसा कौन सा लूप है जो कि एक बार एग्जीक्यूट करता है। चार ऑप्शन से, डू वाइल, वाइल, फोर या फिर फोर ईच लूप। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। डू वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी एक बार एग्जीक्यूट कर जाता है, क्योंकि इसमें हम लूप बॉडी के बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर कंडीशन हमारा चेकिंग होता है। तो ये थे हमारे सी लैंग्वेज के 50 बेसिक MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊं MCQ के सी लैंग्वेज के, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा।